हाय एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अगेन सभी का वेलकम है वाईटी योर इंग्लिश शूटर पे। मैं हूं आपका होस्ट अमन बहल। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन बताता हूं आपको मैं। हिंदी मीडियम के 10 स्टूडेंट्स को अगर बिठा करके पूछा जाए कि आपकी मजबूती यानी स्ट्रेंथ और कमजोरी यानी वीकनेस क्या है पढ़ाई के अंदर, तो ज्यादातर की स्ट्रेंथ 7 या 8 की स्ट्रेंथ निकलेगी मैथ्स, रीजनिंग, जीएस सबका बराबर ही होता है और इंग्लिश हिंदी मीडियम वालों की कमजोरी है। लेकिन इसी सवाल को अगर इंग्लिश मीडियम वाले से पूछोगे तो उसका इंग्लिश निकलेगा स्ट्रेंथ 10 में से 9 का, और हो सकता है मैथ्स रीजनिंग उनकी कहीं ना कहीं वीकनेस हो। तो आप समझ पा रहे हो कि इंग्लिश सीखना ये सिर्फ आपके मीडियम चेंज करने से ही आपको आ जाता है। इसके लिए बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस नहीं चाहिए आपको, और इसी चीज को मैं इस क्लास के अंदर आर्ट ऑफ रीडिंग में आपको सिखाता हूं। इंग्लिश भाषा एक पैटर्न पे चलती है, पैटर्न पकड़ना है आपको। जिस दिन ये पैटर्न आपको पकड़ने आने लगा, ये बड़े बड़े सेंटेंस जिनको देख करके आपके हाथ पांव फूलते हैं ना, आप इनको छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक करोगे, मीनिंग निकालोगे, ग्रामर को पकड़ोगे खुद से और लॉजिकली सेंटेंस को समझ पाओगे। चलिए, ये फर्स्ट सेंटेंस है। द हिंदू के 3-4 आर्टिकल्स को हमने मिक्स करके सेंटेंस बनाया है। लंबा भी काफी है और इसके अंदर आपको मिलेंगी कुछ हिडन एरर्स, ग्रामेटिकल इनकंसिस्टेंसीज। हमें इस सेंटेंस को करना है ब्रेक। तो पहले क्या करेंगे, आराम से वीडियो को पॉज कर लो और एक इसको रीडिंग दो, खुद से मीनिंग निकालो जितना निकाल सकते हो। मैं भी पॉज कर रहा हूं, आप भी एक ट्राई दो, फिर अपने सिस्टमैटिक तरीके से इसको अप्रोच करते हैं। चलिए, मॉक टेस्ट पासिस के लिए टेक्स्ट बुक की ईयर एंड सेल, लोवेस्ट प्राइस एवर सेल अभी एक्टिव है। अगर आपको जरूरत है मॉक टेस्ट पास की तो टेक्स्ट बुक का पास 263 रुपए के ऑल टाइम लो प्राइस के ऊपर आप अवेल कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये प्राइस पिछले 2-3 सालों से नहीं आया। इस 263 रुपए के अंदर आप जो भी एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस, उन सभी का एक कंबाइंड मॉक टेस्ट पास मिल जाएगा। 2 लाख उसमें मॉक टेस्ट होंगे और सबका कंबाइंड होगा। अलग अलग डिफिकल्टी लेवल के सारे मॉक टेस्ट आपको अवेलेबल हो जाएंगे। साथ ही आप जो एग्जाम दे रहे हैं उसके प्रीवियस ईयर पेपर्स भी इसमें शामिल हैं, उनको भी मॉक की फॉर्म में आप लगा सकते हैं। सेल का बेनिफिट लेने के लिए कॉमेंट सेक्शन में जाएं, जो भी प्राइस आपको दिखाए उस पर आपको कूपन लगाना है YT10। जैसे इस कूपन को अप्लाई करेंगे आपका प्राइस कट के हो जाएगा 263 रुपीज। अगेन कूपन अप्लाई करें YT10, अपने पैसे को सेव करें। सेल का लिंक कमेंट सेक्शन के फर्स्ट कमेंट में दिया गया है। चलिए देखिए, अगर इस सेंटेंस को पढ़ना हो ना तो आपके दिमाग में पैटर्न बनना चाहिए था ये वाला। ये बनेगा बहुत आसान है। अब आप सीख लो ये बनेगा कैसे और इसको बना करके सेंटेंस टूटता कैसे है, मीनिंग कैसे निकलता है। देखिए, इस पैटर्न में आप साफ साफ पकड़ सकते हो अगर बना लोगे। सेंटेंस सिर्फ इतना ही है, इट बिकम्स इंपेरेटिव। आप बोलोगे सर ये बाकी क्या है? बाकी ये सारा का सारा यहां से लेकर के यहां तक ये सब्जी के साथ आया हुआ धनिया है। आप सब्जी लेते हो तो साथ में फ्री आता ना धनिया एक्स्ट्रा वाला। ये ऊपर पूरा का पूरा जो देख रहे हो ये सब्जी के साथ आने वाला धनिया है, और आगे ये जो आगे देख रहे हो ये सब्जी के साथ आने वाली हरी मिर्च है। देसी भाषा में इसलिए बता रहा हूं मैं, सेंटेंस में पकड़ना ही आना चाहिए आपको। धनिया हरी मिर्च को अलग करके मेन सेंटेंस पढ़ सको। तो मेन सेंटेंस पता क्या है? मेन सेंटेंस इतना है, इट बिकम्स इंपेरेटिव। इट का मतलब ये चीज, बिकम का मतलब बन जाती है, इंपेरेटिव का मतलब है जरूरी। ये चीज बड़ी जरूरी है, बस यही सेंटेंस है। अच्छा, ये कौन सी चीज है? अब ये बात आपने दैट लगा करके पूरी की पूरी आगे लिखी हुई है। ये पहले वाले पोर्शन पे बाद में आएंगे, ठीक है? अभी मैं छोटे छोटे पार्ट करके आपको पोस्टमार्टम करके बता रहा हूं। ये चीज जरूरी बन जाती है, और दैट क्या है? वो दैट लगा के बताया, इंस्टीट्यूशंस इंश्योर स्ट्राइडेंट ओवरसाइट्स। की जो इंस्टीट्यूशंस हैं, सरकारी एजेंसियां हैं, वो इंश्योर करें, सुनिश्चित करें, स्ट्राइडेंट यानी कठोर, ओवरसाइट को या निगरानी को। उनकी निगरानी बहुत तेज होनी चाहिए, बाज की नजर की तरह होनी चाहिए। ये चीज बड़ी जरूरी है करवाना। और क्यों क्यों होना चाहिए ऐसा? स्पेशली गिवन द लॉस ऑफ लाइव्स, खास करके स्पेशली गिवन यानी देखते हुए, नुकसान को, लॉस को, लाइव्स का या जिंदगियों का। और लाइव्स का लॉस क्यों है भाई? ड्यू टू स्पूरियस मेडिसिन, वजह से स्पूरियस मेडिसिन की या फिर खराब दवाओं की। स्पूरियस यानी नकली, डाउटफुल, ऐसे ही आपने बना दिया बस कुछ है ना मिला मिलू के,
ऊपर से ब्रांडिंग दवाई की सही है, अंदर दवाई कुछ और है। तो लॉस ऑफ लाइफ होता है खराब दवाओं की वजह से। एंड द न्यूमरस रिपोर्ट्स, और बहुत सारी रिपोर्ट्स को भी देखते हुए, गिवन द लॉस ऑफ लाइफ्स, गिवन द लॉस ऑफ लाइफ्स एंड गिवन द न्यूमरस रिपोर्ट्स, बहुत सारी रिपोर्ट्स को देखते हुए, दैट साइड दीज लैप्सेस एज इंस्टीट्यूशनल डिके, जो साइड करती हैं, हवाला देती हैं, साइड करना यानी हवाला देना, इन सभी लैप्सेस का, इन सभी चूक का या गलतियों का इंस्टीट्यूशनल डिके के तौर पे या फिर सरकारी एजेंसियों के सड़ जाने के तौर पे। डिके का मतलब होता है ढह जाना, सड़ जाना, बर्बाद हो जाना। इंस्टीट्यूशनल यानी सरकारी एजेंसियां। चलो एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं, मेन सेंटेंस ये वाला ही था जिसमें ये वाला पोर्शन भी एडिशनल था, ऊपर वाला पोर्शन तो बिल्कुल ही अलग है। इसको तो बाद में पढ़ो या ना भी पढ़ो तो भी आपका काम चल जाए। ये बड़ा जरूरी है, इट बिकम्स इंपेरेटिव दैट, वो ये बात की कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं यानी सरकारी एजेंसियां हैं वो इंश्योर करें जोरों की ओवरसाइट को, स्ट्राइडेंट जो है निगरानी को। और क्यों करें? देखते हुए खासकर स्पेशली गिवन, देखते हुए खासकर स्पेशली गिवन दो चीजों को। पहली चीज है कई सारी जिंदगियां जो खत्म हो जाती हैं, और दूसरी चीज है बहुत सारी रिपोर्ट जो हमारे सामने आती हैं। जिंदगियां क्यों खत्म होती हैं? जिंदगियां खत्म होती हैं स्पूरियस मेडिसिन की वजह से, खराब या नकली दवाओं की वजह से। और रिपोर्ट्स कौन सी आती हैं? रिपोर्ट्स वो आती हैं जो हवाला देती हैं कि ये सारी चूक, सारे लैप्सेस इंस्टीट्यूशनल डिके को बताते हैं, सरकारी एजेंसियों में सड़न को बताते हैं। समझ पाए? चलो अब सवाल ये आता सर ये ऊपर वाला क्या है, इसको आपने अलग क्यों किया था? देखो इसको मैंने इसलिए अलग किया क्योंकि ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म से शुरू हो रहा था। अगर सेंटेंस किसी प्रेपोजिशन से, जैसे कभी विद से शुरू हो जाए, कभी बाय से शुरू हो जाए, कभी फ्रॉम से शुरू हो जाए, कभी प्रेपोजिशन से शुरू हो, या फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म से, या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म से, अगर सेंटेंस इस तरीके से शुरू होते हैं तो वो सेंटेंसेस में शुरुआती इंफॉर्मेशन धनिया होती है, एडिशनल होती है। अब देखो ये इंफॉर्मेशन क्या कहती है, कह रहा है ये सब कुछ जरूरी तो होता ही है। ये पता कब होता है? ये सब कुछ जरूरी तब होता है जब आप ड्रॉ ऑन कर रहे होते हैं या ध्यान खींच रहे होते हैं। ड्रॉ यानी खींचना, ऑन यानी किसी चीज पे ध्यान खींचना, लोगों को बुलाना, दिखाना, देखो देखो देखो। जब आप ड्रॉ ऑन कर रहे होते हैं रीसेंट इंसिडेंट्स पे, हाल ही की कुछ घटनाओं पे। और कौन सी घटनाएं? घटनाओं के बारे में बताया गया। जो घटनाएं ये अंडरस्कोर करती हैं, दैट अंडरस्कोर हमें ये बताती हैं। और क्या बताती हैं? इस बात को बताती हैं कि कैसे, यानी हाउ रेगुलेटरी फेलियर जो हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं एक डीपर गवर्नेंस मैलेज को। रेगुलेटरी फेलियर यानी सरकारी एजेंसियों की नाकामयाबियां, उनका नकारापन। तो रेगुलेटरी जो नकारापन है वो दिखाता है एक बहुत ही गहरी यानी डीपर सरकार के प्रशासन में मैलेज को, यानी बीमारी को। मैलेज का मतलब होता है परेशानी को। और ये फेलियर कौन से हैं भाई? फेलियर के लिए देखो फिर एक कॉमा और एक फिर एक कॉमा और धनिया लगाया हुआ बीच में। फेलियर्स वो हैं जो अक्सर ऑफ्टन कोज्ड बाय होते हैं अथॉरिटीज के द्वारा, और वो अथॉरिटीज जो कर रही होती हैं कट कॉर्नर करने का काम। कट कॉर्नर करना यानी नकारापन करना, किसी चीज में जल्दबाजी करना ताकि आपका वक्त और मेहनत बच जाए। तो ये वही सारे फेलियर्स हैं जो सरकारी एजेंसियों के, अथॉरिटीज के नकारेपन करने की वजह से होती हैं, कटिंग कॉर्नर्स की वजह से होती हैं, ताकि वो सेव एफर्ट कर सकें, अपनी मेहनत को बचा सकें। मुझे पता है ये सारा इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो गया आप पे, और अगर आप पहले दूसरी बार इस क्लास में आए हो तो आपका दिमाग भी घूम गया होगा कि ये भी तरीका होता है सेंटेंस को पढ़ने का। हाँ, यही तरीका होता है। हर टीचर इस, मेरे ख्याल से जो भी अच्छा टीचर है इंग्लिश लैंग्वेज का, इसी तरीके से सेंटेंस को, पैटर्न को जो है पकड़ना जानता है। तो ये पैटर्न आपको पकड़ना आना चाहिए। ठीक है, एक बार मैं 1 मिनट लगा करके इसको रिपीट करूंगा, फिर इस सेंटेंस की स्ट्रक्चर में जो खामियां हैं उसको पकड़ेंगे अपने। जब पूरी स्ट्रक्चर तोड़ चुके हैं तो एक एक खामी अपने सामने आनी चाहिए, है ना। चलो, इट बिकम्स इंपेरेटिव, ये है मेन सेंटेंस यानी मेन क्लोज। इट सब्जेक्ट है, बिकम्स इसकी वर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इंपेरेटिव यहां पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। बिकम एक लिंक वर्ब का या स्टेटिव वर्ब का काम करती है। इंपेरेटिव यानी जरूरी एक एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। चलो इसमें ज्यादा टेक्निकल नहीं जाऊंगा मैं, क्योंकि आप लोगों ने बहुत है ना पार्सिंग मेथड से इंग्लिश को नहीं पढ़ा।
तो मेन क्लोज के बाद में दैट कंजंक्शन लगी हुई थी और फिर बताया था कि इंपेरेटिव कौन सी चीज है, जरूरी कौन सी चीज है। जरूरी चीज ये है पूरी की पूरी यहां लिखी हुई है कि इंस्टीट्यूशन जो है मजबूत ओवरसाइट को इंश्योर करें, और फिर उसका रीजन बताया हुआ था क्यों इंश्योर करें, देखते हुए दो खराब चीजों को। फिर दो चीजें बताई हुई थी, पहली चीज थी लॉस ऑफ लाइव्स, फिर एंड कंजंक्शन लगा के दूसरी चीज थी न्यूमरस रिपोर्ट्स। लॉस ऑफ लाइव्स का भी रीजन बताया हुआ था प्रेपोजिशनल फ्रेज से, ये लॉस ऑफ लाइव्स है खराब मेडिसिन की वजह से। और रिपोर्ट्स के बारे में भी एक रिलेटिव क्लोज लगाया हुआ था, ये वो रिपोर्ट्स हैं जो हवाला देती हैं बहुत सारे लैप्सेस का इंस्टीट्यूशनल डिके के तौर पे या हमारे सरकारी कामकाज में सड़न का, है ना, ये लैब्स का मतलब हवाला, ये जो सारी रिपोर्ट्स हैं इसी चीज का देती हैं। फिर हमने ये सोचा कि ऊपर का क्या है, ये ऊपर की पूरी चीजें प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन वाला एक फ्रेज थी, ये हमें बता रही थी कि जब ये काम जरूरी होता है ना, ये तब जरूरी होता है जब ये काम साथ में हो रहा होता है। तो ये पूरा एक साइमल्टेनियस एक्शन है जो साथ में हो रहा था। और वो एक्शन क्या था, एक्शन ये था कि ये इंपेरेटिव तब होगा जब आप ड्रॉ ऑन करेंगे या अपना ध्यान खींचेंगे हाल की कुछ घटनाओं पे, रीसेंट इंसिडेंट्स पे। और ये घटनाएं कौन सी थी, ये वो घटनाएं थी जो किसी चीज की तरफ करती थी इशारा, अंडरस्कोर करती थी, हाईलाइट करती थी एक फैक्ट को। और वो बात ये थी कि कैसे सरकारी एजेंसियों का जो फेलियर है वो रिफ्लेक्ट करता है एक गहरी प्रशासन की खामी को, मैलेज को, बीमारी को। और फेलियर कौन सा है, फेलियर के लिए एक फ्रेज बीच में और लगा दिया था, ये वो फेलियर है जो अक्सर कॉज्ड बाय होता है या जिसका रीजन होता है हमारी सरकारी एजेंसियां, अथॉरिटी या बाबू जो कट कॉर्नर करते हैं, नकारापन दिखाते हैं ताकि अपनी मेहनत से बच सके। क्लियर है मामला। चल अब इसमें स्ट्रक्चर में गलतियां कहां हैं, चलो मैं आपको एक पॉज करके थोड़ा सा टाइम देता हूं, 5, 10, 15, 20 सेकंड लो, आराम से पहले खुद से ढूंढो कोई गलती आप पकड़ पा रहे हो या नहीं पकड़ पा रहे। ऑलराइट, देखो पहली जो इसमें इनकंसिस्टेंसी है वो है इस एंड कंजंक्शन की। एंड कंजंक्शन क्या करता है, दो नाउन्स को, दो वर्ब्स को, दो एडजेक्टिव्स को, दो फ्रेजेस को, दो क्लोजेस को, दो एडवर्ब्स को, यानी दो एक जैसी चीजों को मिलाता है। लेकिन यहां दो एक जैसी चीजें तो है ही नहीं, ये है पूरा मेन क्लोज, ये इसके बाद का सबऑर्डिनेट क्लोज है, और ये जो ऊपर है ये पूरा है पार्टिसिपल फ्रेज जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है साइमल्टेनियस एक्शन की। साइमल्टेनियस एक्शन यानी वो एक्शन जो मेन क्लोज के साथ साथ हो रहा था। तो एंड कंजंक्शन क्यों लगा दी, फिर किसके लिए लगा दी, जरूरत ही नहीं है एंड कंजंक्शन की। ये सेंटेंस ऐसा भी हो सकता था, वॉचिंग टेलीविजन, I was lying on the sofa. वॉचिंग यानी देखते हुए, और क्या देखते हुए, टीवी को। आई वॉज लॉइंग, मैं लेटा हुआ था, आई वॉज लाइंग सोफा पे, ऑन द सोफा। यहां वॉचिंग टेलीविजन के बाद लगा दो कॉमा, ये बन जाता है एडिशनल एक्शन वाला फ्रेज। तो इस फ्रेज को कॉमा की जरूरत होती है या एंड लगाने की जरूरत नहीं है। ये सेंटेंस का मीनिंग अपने आप ही बिना एंड के आ रहा है। टीवी देखते हुए, वॉचिंग टीवी, मैं सो रहा था, आई वॉज लाइंग ऑन द सोफा। एंड की क्या जरूरत है, तो वही काम यहां भी करो ना। जब आप ड्रॉ ऑन कर रहे हो रिसेंट इंसिडेंट्स पे और इस बात को जरूरी बता रहे हो, इट वॉज इंपेरेटिव, तो फिर ऐसा है इस एंड की यहां पे जरूरत नहीं है। ड्रॉइंग ऑन रिसेंट इंसिडेंट्स दैट अंडरस्कोर दीज थिंग्स, इट बिकम्स इंपेरेटिव। यहां इस कॉमा से काम चल गया, इसको आपने निकाल दिया। अब ये स्ट्रक्चरल खामी जो आपको पकड़नी आनी चाहिए, इस तरीके से आप बताओ ये किस, अगर कोई ग्रामर पढ़ करके सीखना चाहे तो कैसे, किस तरीके से सीख पाएगा। ये किसी चैप्टर में नहीं आएगी, ना नाउन में, ना वर्ब में, ना एडजेक्टिव में, है ना। ये सिंटेक्स बेस्ड एरर्स है, इनको इसी तरीके से पकड़ा जा सकता है और ये असली इंग्लिश है। चलो दूसरी एरर कहां है जी, ये मोटी वाली तो पकड़ ली आपने। दूसरी वाली एरर है जी इस चीज के अंदर, साफ कर दूं इसको, कि कैसे रेगुलेटरी फेलियर्स जो कि कॉज्ड बाय होते हैं अथॉरिटीज के कट कॉर्नर की वजह से, ये रिफ्लेक्ट करते हैं डीपर गवर्नेंस मैलेज को।
रेगुलेटरी फेलियर यहाँ पे एक नाउन है, सब्जेक्ट है, वर्ब है इसकी रिफ्लेक्स। बीच में क्या है, बीच में वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है। ये बता रहा है कि फेलियर्स कॉज्ड बाय किस चीज से होते हैं। तो ये अथॉरिटीज के कट कॉर्नर्स की वजह से होते हैं, ये हमें पता लग गया। फेलियर्स के लिए वर्ब रिफ्लेक्स नहीं हो सकती, फेलियर्स प्लूरल है, वर्ब को प्लूरल होना पड़ेगा और प्लूरल वर्ब अपने पीछे एस को नहीं लेती। समझ पा रहे हो ना? सब्जेक्ट वर्ब के पेयर बनाओ आप। फेलियर्स का वर्ब है रिफ्लेक्स, इट की वर्ब है बिकम्स, और इंस्टीट्यूशंस की वर्ब है एंश्योर, और साथ में दैट आया है रिपोर्ट्स के लिए, रिपोर्ट की वर्ब है साइट। तो ये 4 सब्जेक्ट वर्ब के पेयर अपने पास हैं। तो फेलियर्स के लिए रिफ्लेक्ट्स कैसे लिख दोगे? इसको निकालो यहां से और यहां लिखो रिफ्लेक्ट। चलो तीसरी एरर, ये भी अच्छी वाली थी ना, ब्रेक करके पकड़ी। तीसरी के लिए आपको साइड में ले जाता हूं मैं। एक बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, देखते ही आप सीख जाओगे। कॉन्सेप्ट कहता है जी इस लूज नाम के वर्ड पे। अंग्रेजी में लूज, लॉस और लूज 3 अलग अलग वर्ड्स हैं। लूज LOSE स्पेलिंग देख लो, ये एक वर्ब है। लूज का मतलब होता है किसी चीज को खो देना, जैसे कहीं चाबी रख के भूल गए, यू लॉस्ट योर कीज, या किसी चीज को हार जाना, जैसे द टीम हैव लॉस्ट द मैच। तो ये एक वर्ब है, किसी चीज को खो देना या किसी चीज को हार देना। फर्स्ट फॉर्म लूज, सेकंड फॉर्म लॉस्ट, थर्ड फॉर्म लॉस्ट। दूसरा जो वर्ड है वो है लॉस, LOSS नाउन। लॉस का मतलब होता है नुकसान या हार, ये एक नाउन है। तीसरा है लूज, इसमें डबल ओ पड़ा होगा। लूज का मतलब होता है ढीला, जैसे लूज अंडरस्टैंडिंग, लूज कैरेक्टर, लूज ढक्कन बॉटल का ढीला है ना। तो ढीला नाम के वर्ड को अंग्रेजी में लूज बोलते हैं, ये एक एडजेक्टिव है। अब ये बात बहुत बच्चों को पता होती है या ठीक से नहीं पता होती, और इस चीज का एग्जामिनर लेता है मजे। आपके सामने मैंने 4 सेंटेंसेस लिख दिए हैं। वीडियो को पॉज करो और इस फॉर्मूला को अप्लाई करो और देखो क्या ये वर्ड्स सही तरीके से यूज हुए हैं। चलिए खुद से ट्राई देना। सम सीनियर सुपरवाइजर्स लॉस्ट फोकस एंड लूज सुपरविजन रिजल्टेड इन फाइनेंशियल लॉस टू द फैक्ट्री। कुछ सीनियर सुपरवाइजर्स थे, उन्होंने खो दिया अपने फोकस को। सुपरवाइजर सब्जेक्ट है, यहां पे वर्ब चाहिए इसके लिए, वर्ब लगी हुई है V2 और लूज की V2 होती है लॉस्ट। बिल्कुल सही इस्तेमाल हुआ है। इन्होंने अपना फोकस खो दिया और फिर क्या हुआ, कह रहा है उसके बाद जो सुपरविजन था ना उनका, फोकस खोने के बाद जो उनकी निगरानी थी वो बड़ी लूज थी। लूज एक एडजेक्टिव है सुपरविजन नाम के नाउन के लिए। लूज का मतलब होता है ढीला। तो उनका जो ढीला सुपरविजन था वो रिजल्ट इन हुआ, उसका ये रिजल्ट निकला। और क्या निकला? फाइनेंशियल लॉस, यानी आर्थिक नुकसान। लॉस यहां पे नुकसान की बात कर रहा है, ये भी ठीक तरीके से यूज हुआ है। तो एक ही वर्ड को मैंने एक ही सेंटेंस में तीनों वर्ड को एक साथ यूज करने की कोशिश की है। तो ये फर्क है तीनों में। यहां पे ये वर्ब का काम कर रहा है सुपरवाइजर्स नाम के नाउन के लिए, ये लूज ढीला एडजेक्टिव का काम कर रहा है सुपरविजन नाम के नाउन के लिए, और लॉस एक नाउन का काम कर रहा है जो आया है फैक्ट्री को, रिजल्ट इन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अगर इसको अब यहां अप्लाई करें, एथलीट्स लूज कॉन्फिडेंस आफ्टर मेजर लॉसेस। एथलीट्स हार देते हैं, खो देते हैं कॉन्फिडेंस को मेजर लॉसेस के बाद, यानी बड़ी बड़ी क्या बोलते हैं घटनाओं के बाद। लूज, लूज वर्ब है, बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है, लूज यहां पे सही यूज हुआ है। लेकिन लॉसेस लिखो यहां पे लूजेस लिख दिया, LOSES, वर्ब के आगे यस लगा दिया। मेजर लॉसेस यानी बड़े बड़े नुकसान। आफ्टर प्रेपोजिशन को एक ऑब्जेक्ट चाहिए, एक नाउन चाहिए। नाउन होता है लॉस नाम का, तो इसका प्लूरल बनता है लॉसेस। तो एथलीट्स लूज कॉन्फिडेंस आफ्टर मेजर लॉसेस। ठीक है ना, नाउन बनाओ यहां। नेशनल लूज या लॉस या लूज ट्रस्ट अंडर लूज गवर्नेंस। नेशंस जो हैं खो देती हैं ट्रस्ट को जब वो लूज गवर्नेंस के अंडर होती हैं, ढीले प्रशासन के अंदर होती हैं। अगर प्रशासन ढीला है तो एडजेक्टिव चाहिए। एडजेक्टिव क्या होता है? लूज। लूज की स्पेलिंग होती है LOSE। व्हेन अंडर लूज लिखो तो LOO लगाओ। और नेशंस खो देती हैं ट्रस्ट को, खोने को एक वर्ब की बात कर रहे हैं यहां पे,
लूज वर्ब का इस्तेमाल करो, V1 होती है इसकी लूज। तो नेशंस लूज ट्रस्ट अंडर ढीली या लूज गवर्नेंस। तो इस फॉर्मूला को आपको अप्लाई करना है। अब आपने 2-3 जगह किया तो देखो इसको फटाफट, यहां पे क्या ये फॉर्मूला सही तरीके से यूज हुआ है? खास करके देखते हुए जिंदगियों के नुकसान को, नाउन लूज का इस्तेमाल किया आपने वर्ब का नाउन की जगह पे, यहां पे लॉस ऑफ लाइफ आपको लिखना चाहिए। भाई नुकसान को, नाउन को लॉस बोलते हैं ना, गिवन द लूज नहीं, गिवन द लॉस ऑफ। तो ये एक बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है लॉस, लूज और लूज पे। इस पे एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं लास्ट में, जो आपने सीखा इसको अप्लाई करना। मॉरल लॉसेस या लॉसेस ऑफ्टन स्टेम फ्रॉम लूज या लॉस डिसिप्लिन। नैतिक पतन जो है, नैतिक नुकसान जो है, अक्सर वो स्टेम फ्रॉम होते हैं, निकल करके आते हैं ढीले अनुशासन से। दोनों वर्ड्स देख लो सही तरीके से यूज हुए या नहीं हुए, गलत हुए हैं तो इनको सही करना, कमेंट्स में डालना, आपको जरूर से फीडबैक मिलेगा, सही है गलत है आपका। ठीक है, चलो तो इस कॉन्सेप्ट को देख लिया आपने। थर्ड एरर आपकी होगी, पहली कौन सी थी? एंड को निकालना है। दूसरी कौन सी थी? दूसरी थी यहां पे रिफ्लेक्ट का एस निकाल दो। और तीसरी है जी लूज की जगह पे यहां लिखो लॉस ऑफ लाइफ्स। चौथी देखो, चौथी है जी इस वर्ड में अंग्रेजी में ये जो आपके सामने लिखा है साइट। देखो ये 3 वर्ड्स है, साइट, साइट और साइट। तीनों को साइट बोल रहा हूं मैं, लेकिन तीनों की स्पेलिंग्स अलग है और तीनों का मीनिंग भी अलग है। साइट एक नाउन भी है, एक वर्ब भी है। इसका मतलब होता है निगाह या नजर मारना। साइट मतलब निगाह या किसी चीज में निगाह डालना, नाउन भी है वर्ब भी है। दूसरा है जी साइट, एस से, SIT, इसमें जी भी नहीं लगा हुआ। इसका मतलब होता है कोई प्लेस या कोई जगह, जैसे साइट ऑफ द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट साइट, यानी वो साइट, वो जगह जहां पे एक्सीडेंट हुआ था। जैसे किसी की वेबसाइट, वो जगह, वो प्लेस जहां पे आपका वेबसाइट बना हुआ है। तो SIT साइट लोकेशन को बताता है, SIGIT साइट निगाह को बताता है। तीसरा ये साइट वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी चीज का हवाला देना या मेंशन करना या जिक्र करना। द रिपोर्ट साइट्स अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। रिपोर्ट्स हवाला देती हैं ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट्स का। ये सी से बना हुआ है, CITE। अगर ये तीनों अलग वर्ड्स हैं तो सही जगह सही तरीके से यूज होने चाहिए। अब मुझे बता दो, ये रिपोर्ट्स अगर इंस्टीट्यूशनल डिके का साइट करती हैं तो कौन सा वाला साइट करती हैं? ये लोकेशन वाला साइट करती हैं, या निगाह वाला साइट करती हैं, या हवाला देने वाला साइट करती हैं? रिपोर्ट्स तो हवाला देंगी ना, मेंशन करेंगी। द रिपोर्ट्स, न्यूमरस रिपोर्ट्स दैट साइट, CITE, दैट साइट दीज लैप्सेस एज इंस्टीट्यूशनल डिके। थोड़ा सा पहना और गहरा था ये, लेकिन अच्छा था। इस कॉन्सेप्ट को भी दिमाग में रखना। फर्स्ट कमेंट के अंदर आपको मैं इस पूरी प्रेजेंटेशन का लिंक दे दूंगा, है ना, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स आपके साथ रहेंगे। लास्ट में एक वर्ड और देख लेना, स्ट्राइडेंट और स्ट्रिंजेंट। स्ट्राइडेंट यानी जोरों का, शोरगुल भरा। स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है हार्श, कड़ा या फिर स्ट्रिक्ट। दोनों अलग वर्ड्स हैं अंग्रेजी में। ये जोरों का, शोरगुल भरा, ये हार्श या स्ट्रिक्ट। अब मुझे बताओ, सुपरविजन सरकारी एजेंसियों का कैसा होता है? स्ट्राइडेंट होता है या स्ट्रिंजेंट होता है? सुपरविजन को शोरगुल भरा होना चाहिए ओवरसाइट को, या फिर इसको कड़ा होना चाहिए? कड़ा होना चाहिए भाई, स्ट्राइडेंट से काम नहीं चलेगा, स्ट्रिंजेंट का यहां पे इस्तेमाल होना चाहिए। तो ये एक छोटी सी वोकैब बेस्ड और इनकंसिस्टेंसी थी जो आपने सही कर दी। चलिए, होपफुली सब समझ में आया होगा। टेक्निकल होती है क्लास, लेकिन मजा आएगा। 10-15 क्लासेस ले करके जो मैं कर रहा हूं ये आप खुद अपने घर पे करेंगे बिना किसी की मदद के, है ना। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव आपका यही होना चाहिए कि इस आर्ट को, इस तरीके को, पैटर्न जो है पकड़ने के कला को आप खुद भी सीखें और अपनी एग्जाम प्रिपरेशन में अप्लाई करें। नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी कल मंडे को। अंटिल देन, साइनिंग आउट। और हाँ, ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। कमेंट सेक्शन में ऐप का लिंक दिया गया है। जो भी कोर्स आपकी नीड है, अफोर्डेबल प्राइस में आप अपने एग्जाम को प्रिपेयर कर सकते हैं, SSC, बैंकिंग, UPSC या स्टेट PSC एग्जाम को। ये टीम का नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करके आप टीम से बात भी कर सकते हैं अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो।